गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो वाक्य का चल रहा था। ठीक है, वाक्य में हमने कल आपको वाक्य की परिभाषा और उसके जो भेद बन रहे थे वो भेदों आपको बतलाए थे। आज जो है हम उन्हीं भेदों में से एक भेद का विस्तृत अध्ययन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम पूर्व वीडियो का या पूर्व में पढ़ाई हुई चीज़ों का दोहरान करें तो देखिए, मैंने आपको बताया था वाक्य की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि वाक्य जो होता है वो शब्दों का ऐसा समूह होता है जो अपना भाव पूर्ण रूप से स्पष्ट करता है। अगर वाक्यों का ऐसा सार्थक समूह नहीं है जो अपना भाव स्पष्ट नहीं कर रहा है तो वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा। क्लियर। इसके बाद मैंने आपको जो बताया था वो वाक्य के भेद बताए थे। 3 प्रकार के इसके भेद होते हैं, यानी वाक्य को 3 आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले क्रिया के आधार पर बताया था। तो क्रिया के आधार पर मैंने आपको बताया था कि जो वाक्य होते हैं वो क्रिया के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कर्तृवाच्य, ठीक है। दूसरा बताया था कर्मवाच्य और तीसरा बताया था भाववाच्य। क्लियर बच्चों। यानी क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार बताए थे। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। इसके बाद मैंने आपको अर्थ के आधार पर जो वाक्यों के भेद बताए थे वो 8 बताए थे। पहला आपको विधानार्थक वाक्य बताया था, विधानार्थक वाक्य। दूसरा निषेधात्मक वाक्य। तीसरा आपको आज्ञार्थक वाक्य। चौथा इच्छार्थक वाक्य। पांचवा आपको संदेहार्थक वाक्य बताया था। छठा संकेतार्थक वाक्य बताया था। सातवां आपको प्रश्नार्थक वाक्य बताया था और आठवां आपको विस्मयादि बोधक वाक्य बताया था। इसी तरह से हमने रचना के आधार पर भी आपको वाक्यों के भेद बताए थे। तो रचना के आधार पर जब हमने भेद किए थे वो हमने भेद कितने किए थे? 3 किए थे। तो 3 भेद वो कौन कौन से थे? देखिए, नंबर 1 भेद आपको किया था सरल वाक्य, ठीक है। नंबर 2 भेद किया था आपका संयुक्त वाक्य और नंबर 3 भेद किया था आपका मिश्रित वाक्य। इस तरह से हमने इसके 3 भेद किए थे। और इस तरह से आपको ध्यान रखना है बच्चों कि इसके 3 भेद इसी प्रकार से निकल के आएंगे। यानी इन 3 भेदों को अगर हम बांटें तो 3 भेद, पहला भेद क्रिया के आधार पर जिसमें कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य आ जाते हैं। दूसरा भेद आपका अर्थ के आधार पर जिसमें आपके 8 भेद आ जाते हैं, विधानार्थक वाक्य। फिर आ जाता है निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य और इच्छार्थक वाक्य। इसके बाद आपका निषेधात्मक वाक्य। इस तरह से आपके 8 भेद ये हो जाते हैं। और सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य ये जो है रचना के आधार पर आते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो दूसरे भेद की बात करेंगे, यानी अर्थ के आधार पर वाक्यों को जो 8 भेदों में बांटा गया है उन भेदों के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि आज हम किसके आधार पर वाक्यों के भेद की चर्चा करेंगे, उनका विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सभी बच्चे मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे जिससे आसानी से आपके समझ में आ जाए। 9th क्लास वाले विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर जो वाक्यों का टॉपिक है उस वाक्यों के टॉपिक में 2 प्रकार के वाक्य हैं। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। क्रिया के आधार पर आपके टॉपिक के अंदर वाक्य नहीं है। तो ठीक है, आप बच्चों को मेरी बातें ध्यान से समझनी है और उनका अनुसरण करना है। क्लियर। देखिए, सबसे पहले अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों की बात करें तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद बताए थे मैंने? 8 भेद बताए थे। सभी बच्चों को पता है क्या सर ने 8 भेद बताए थे? कौन कौन से भेद बताए थे? विधानार्थक वाक्य बताया था, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य या विस्मयक
बोधक वाक्य। क्लियर। अब आज जो हम है प्रत्येक एक एक वाक्य के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है विधानार्थक वाक्य। विधान का मतलब होता है नियम या कानून, ठीक है। तो सामान्य सा भाव निकल के आता है कि वे वाक्य जिनसे किसी कार्य का होना पाया जाता है, सिंपल, और उसमें भी आपके अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें प्रत्येक चीज़ होती हुई दिखाई देती है, किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया जाता, स्पष्ट रूप से हमको पता रहता है कि ये कार्य हो रहा है। जैसे मैंने लिखा राम खेल रहा है, राम क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा के अकॉर्डिंग चलें। तो वाक्य की परिभाषा के अकॉर्डिंग वाक्यों का सार्थक समूह है, वक्ता के कथन को ये समूह प्रकट कर रहा है, इसलिए वाक्य है। अब हम अर्थ के आधार पर चूँकि पढ़ रहे हैं, तो अर्थ के आधार पर अगर हम वाक्य को देखें ध्यान से, तो देखिए इसमें हमने ये पाया कि खेलने का काम जो है वो हो रहा है, यानी नहीं या अभाव नहीं है, ना ही प्रश्न किया जा रहा है। इसमें जिस कार्य की बात की जा रही है वो कार्य हो रहा है, और यही परिभाषा हमने यहाँ लिखी है, जिस वाक्य में कार्य का होना पाया जाए, यानी वाक्यों का ऐसा सार्थक समूह जिससे ये स्पष्ट हो कि दिया गया या बतलाई गई क्रिया या कार्य पूर्ण हो रहा है, ऐसा भाव जिस वाक्य से निकलेगा, जिस भाव वाक्य से प्रकट होगा, वहाँ आपका विधानार्थक वाक्य होगा। ऐसे ही मैंने लिखा सीताराम बन गए। तो देखिए सीताराम बन गए, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बन जाने का कार्य पूर्ण हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपका कौन सा वाक्य होगा, विधानार्थक वाक्य होगा। अर्थ की दृष्टि से ध्यान रखना है, कौन सा वाक्य होगा, विधानार्थक वाक्य होगा। क्लियर बच्चों। इसी तरह से अब दूसरे सेंटेंस के भेद पर आते हैं, निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक, जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, निषेध का मतलब होता है मना करना। निषेध का मतलब क्या होता है बच्चों, मना करना होता है। और मना करने का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं नहीं शब्द आएगा। नॉट, इंग्लिश में आप लोग नॉट का प्रयोग करते हो, इंग्लिश में इसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, और हिंदी में निषेध बोलते हैं। तो निषेधात्मक वाक्य जो होते हैं, यानी ऐसे वाक्य या ऐसा शब्द समूह जो हमें किसी भी कार्य के लिए क्या करेगा, मना करेगा, वहाँ आपका कौन सा वाक्य होगा, निषेधात्मक वाक्य होगा। परिभाषा के अकॉर्डिंग चलें तो देखिए, जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने, किसी विषय के अभाव या किसी विषय के अभाव का बोध होता है। कहने का मतलब है कार्य, पहले वाक्य में कार्य पूर्ण हो रहा था इसलिए विधानार्थक वाक्य था, लेकिन दूसरे वाक्य में कार्य की पूर्ति नहीं पाई जाएगी, हर कार्य के लिए मना कहेगा। आपने अक्सर कहा होगा कि इंसान को पढ़ते समय या अपने बारे में या सदैव जीवन में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। तो सकारात्मक प्रकार के जितने भी वाक्य होंगे वो आपके विधानार्थक वाक्य में जाएंगे। जबकि कई बच्चे ऐसे होते हैं या कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, हर कार्य के लिए नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं आ सकता, नहीं पढ़ सकते। तो ऐसी चीज़ें, नहीं वाली जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें किस में आती हैं, निषेधार्थक वाक्य में आती हैं। तो आपको परिभाषा को ध्यान रखना है, जिस वाक्य में किसी बात के न होने या किसी विषय के अभाव का बोध होता है, वहाँ आपका कौन सा वाक्य होता है, निषेधात्मक वाक्य होता है। अगर एग्जाम्पल से समझें तो देखिए, वह नहीं पढ़ सकता, वह पढ़ नहीं सकता, वह पढ़ नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पर हम उसकी अच्छाई को नहीं बता रहे बल्कि उसकी नेगेटिविटी को बतला रहे हैं। नहीं शब्द का प्रयोग हुआ, मना कर रहे हैं। वह नहीं खेल रहा, वह नहीं खेल रहा, ठीक है। नहीं का प्रयोग हो गया, नकारात्मक कर रहा है, ठीक है। वह पास नहीं हो सकता, वह
उत्तीर्ण उत्तीर्ण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो देखिए कार्य का अभाव है, कार्य की पूर्ति का अभाव है, हमेशा नेगेटिव चीज़ें बताई जा रही है। तो नेगेटिव स्थिति होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार, कौन सा वाक्य होगा? निषेधात्मक वाक्य होगा। कौन सा वाक्य होगा? निषेधात्मक वाक्य होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा भेद आपका आता है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य में आपको ध्यान रखना है जिस वाक्य में किसी अन्य के द्वारा, स्वयं के द्वारा नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा आज्ञा, उपदेश या ऑर्डर, ठीक है, आदेश, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है जिन वाक्यों से हमें ये बोध हो कि दूसरा व्यक्ति हमको आज्ञा दे रहा है, परमिशन दे रहा है किसी कार्य की, उपदेश दे रहा है, नैतिक शिक्षा दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है या किसी कार्य को करने का आदेश दे रहा है, तो वो वाक्य आपके किस में जाएंगे? आदेशात्मक वाक्य में या आदेशार्थक वाक्य में जाएंगे। जैसे देखिए, जैसे तुम पढ़ो, ठीक है, ये हो गया कौन सा? आदेश दे रहा है, तुम पढ़ो, पढ़ो तुम। एक कहे तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये आपको देखिए उपदेश दे रहा है कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए। सर भी अक्सर उपदेश ही देते रहते हैं, है ना। तो आदेश वाली, आदेश या उपदेश या आज्ञा, तीन स्थिति सर के कथनों में होती है, ठीक है। तो वही स्थिति इनमें, इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा वाक्य हो गया? कौन सा वाक्य हो गया? आज्ञार्थक वाक्य। अगर हम आदेश करें, आदेश हो गया, और ये हो गया तुम्हें पढ़ना चाहिए, किस में चला गया? उपदेश में चला गया। अब आज्ञा की बात करें, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। अब देखिए परमिशन हो रही है, आपने परमिशन मांगी दूसरे व्यक्ति से, दूसरा व्यक्ति ही इस कथन को कह रहा है। तीनों कथनों में देखिए ध्यान से कि आप स्वयं किसी बात को नहीं कह रहे बल्कि दूसरा व्यक्ति आपसे कह रहा है कि तुम पढ़ो, आदेश दे रहा है, फिर तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये आपको उपदेश दिया जा रहा है, तुम जा सकते हो, इसका मतलब आपको क्या दिया जा रहा है? आज्ञा दी जा रही है, परमिशन दी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो वाक्य होगा, यानी इन तीनों प्रकार के वाक्यों में आपका कौन सा वाक्य कहलाएगा? आज्ञार्थक वाक्य कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इच्छार्थक वाक्य। तो इच्छार्थक वाक्य की अगर अपन परिभाषा देखें तो जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद, आपने अक्सर देखा होगा, या तो आप कहते हैं मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, तो ये आपकी इच्छा है। तो जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद का भाव, आपने अक्सर बड़े व्यक्तियों से आशीर्वाद प्राप्त किया होगा, तो वो कहते हैं सदा सुखी रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। तो ये चीज़ें आशीर्वाद की श्रेणी में आती है, ठीक है ना। तो जिन शब्द समूहों से हमें या तो इच्छा का बोध हो या किसी के द्वारा दिए गए आशीर्वाद का बोध हो, तो उन वाक्यों को अपन इच्छार्थक जो होते हैं वाक्य उनमें रखते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है, भगवान करे तुम्हारा भला हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है? आशीर्वाद दिया जा रहा है कि आपका भला होना चाहिए, आपके लिए शुभ वचन बोले जा रहे हैं। तो जहाँ भी आपको शुभ वचन वाक्य के अंदर मिलेंगे वहाँ आपका कौन सा होगा? इच्छार्थक वाक्य होगा। कौन सा वाक्य होगा? इच्छार्थक वाक्य होगा। कौन सा होगा? इच्छार्थक वाक्य होगा। जैसे मैंने लिखा, भगवान आपको लंबी, दीर्घ लिख देते, लंबी नहीं, दीर्घ आयु प्रदान करे, प्रदान करे। अब देखिए इसमें शुभ वचन कहे जा रहे हैं, आपके लिए आशीर्वाद दिया जा रहा है। आपने किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के चरण स्पर्श किए तो आपको आशीर्वाद दिया कि भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करे। तो ऐसी स्थिति में आपका कौन सा वाक्य होगा? इच्छार्थक वाक्य। यानी जिन वाक्यों से आपको किसी की इच्छा का या किसी के द्वारा दिए गए आशीर्वाद का बोध होगा, वहाँ पर आपका कौन सा वाक्य होगा? इच्छार्थक
वाक्य होगा। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है आपका, यहाँ तक के लिए आप इन वाक्यों को लिख लिए और नोट कर लेना, कॉपी में दिख रहे होंगे सबको। इसके बाद पांचवा वाक्य आपका आता है संदेहार्थक वाक्य। तो संदेहार्थक वाक्य में देखिए ध्यान से, संदेहार्थक, देखिए संदेहार्थक वाक्य का दूसरा नाम संभाव्य भी होता है, संभाव्य या संदेहार्थक वाक्य। ठीक है, तो संभाव्य या संदेहार्थक वाक्य से स्पष्ट हो रहा है जिन वाक्यों में संभावना व्यक्त की जाए। 9th वाले बच्चों को मैंने उत्प्रेक्षा अलंकार बताया था, तो उसमें हमने देखा था उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई थी। तो ऐसे ही इसमें क्या है, संदेह या संभावना व्यक्त की जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपका कौन सा वाक्य होता है, संदेह या संदेहार्थक वाक्य होगा, या आपका कौन सा वाक्य होगा, संभाव्य वाक्य होगा। जैसे देखिए, जैसे मैंने लिखा उन दोनों में जाने कौन, उन दोनों में जाने कौन खेलेगा, खेलेगा, है ना। तो यहाँ अगर हम देखें, देखिए दोनों में से हम ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि दोनों में से जाने कौन खेलेगा, सचिन तेंदुलकर खेलेगा या विराट कोहली खेलेगा या महेंद्र सिंह धोनी खेलेगा या रैना खेलेगा, ये चीज़ हम स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर संदेह की भावना उत्पन्न हो रही है ना। तो इसलिए इनको अपन कौन सा कहेंगे, संदेहार्थक वाक्य। जैसे मैंने लिखा नारी है कि साड़ी है, साड़ी या साड़ी, साड़ी लिख दो आप, नारी है कि साड़ी है। ठीक है, यहाँ हम स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। यानी ये एक कविता है, एक दुआ है जिसमें द्रौपदी, वो सॉरी कौन सा था, महाभारत का एक प्रसंग है जिसमें चीरहरण वाला कांड आता है, तो उसका वर्णन किया गया है। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर संदेह उत्पन्न हो या संभावना व्यक्त की जाए, मैं कह दूँ कि शायद आज वर्षा हो जाए, तो संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, शायद आज वर्षा हो जाए। या मैं कह दूँ शायद आज सियाराम जी सर रसगुल्ले का डिब्बा ले आए, तो यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है, जबकि सियाराम जी सर इतने कंजूस हैं कि वो कभी भी आपको रसगुल्ले का डिब्बा लाकर नहीं खिला सकते। तो ऐसी स्थिति में यहाँ संदेहार्थक वाक्य होगा। क्लियर। अब देखिए संकेतार्थक या संदिग्ध। तो देखिए संदिग्ध आपने इफ़ कंडीशनल वाले सेंटेंस पढ़े होंगे इंग्लिश में, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है, यानी एक शर्त की पूर्ति, एक बात यानी एक चीज़ की पूर्ति होने पर दूसरी चीज़ पूरी होती है। यदि ऐसा होता तो ऐसा होता। मैं कहूँ कि यदि सियाराम जी घर जाते तो रसगुल्ले का डिब्बा लाते। अब सियाराम जी सर घर गए नहीं तो रसगुल्ले का डिब्बा लाए नहीं। या सियाराम जी के घर पर अगर उनकी मिसेज होती तो वो रबड़ी बना कर देती। अब सियाराम जी के घर पर उनकी मिसेज है ही नहीं, तो रबड़ी बना के देगी कांते, नहीं देगी ना। तो यही है चीज़, यदि आप पढ़ते तो उत्तीर्ण होते। अब देखिए बच्चों, शर्त है ना, ध्यान से देखें, यदि आप पढ़ते तो उत्तीर्ण होते। अब आपने पढ़ाई नहीं की, इसका मतलब आप उत्तीर्ण नहीं हुए, असफल हो गए। तो देखिए एक चीज़ की पूर्ति पर ही दूसरी चीज़ निर्भर करती है। जब एक शर्त पूरी होती है तो दूसरी शर्त पूरी होती है। तो ऐसी स्थिति में संकेतार्थक या संदिग्ध वाक्य जो होते हैं वो होते हैं। तो इसमें परिभाषा ध्यान रखें, जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध होता है उसे संकेतार्थक या संदिग्ध वाक्य
कहते हैं। क्लियर बच्चों। अब नेक्स्ट आता है प्रश्नार्थक वाक्य। तो प्रश्नार्थक वाक्य में देखिए ध्यान से, प्रश्नार्थक इंटरोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में आप लोगों ने खूब पढ़े होंगे कि यानी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनसे हमें प्रश्न का बोध होता है। तुम क्या कर रहे हो, वह कहाँ जा रहा है, वे क्या खा रहे हैं, वे क्यों पढ़ रहे हैं। तो इन वाक्यों को अगर गौर से देखें तो देखिए प्रश्नार्थक वाक्य की अगर परिभाषा बनाए तो प्रश्नार्थक वाक्य की परिभाषा क्या बनेगी। स्वाभाविक सी बात है, प्रश्न अर्थ देने वाले, प्रश्न का अर्थ देने वाले जो वाक्य होंगे वो आपके प्रश्नार्थक वाक्य कहलाएंगे। अब तो इसमें लिखें अगर जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो, किसका बोध हो, प्रश्न का बोध हो, ठीक है ना। तो जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो वह वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता है। कौन सा वाक्य कहलाता है, प्रश्नार्थक वाक्य। कौन सा वाक्य कहलाएगा बच्चों, प्रश्नार्थक वाक्य, ठीक है ना। अब आप बच्चों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा WH वर्ड का जिनमें प्रयोग किया जाता है उनको हम प्रश्नार्थक वाक्य या इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी में प्रश्नार्थक वाक्य का मतलब क्या हुआ कि जिन वाक्यों से प्रश्न का बोध होगा वो प्रश्नार्थक वाक्य कहलाएंगे। जैसे मैंने लिखा वह क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अब देखिए इसमें प्रश्न का बोध हो रहा है, क्या शब्द से, प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो काम क्या कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए या किसी से प्रश्न का बोध कराया जाए, प्रश्न पूछा जाए, तो ऐसी स्थिति में वहाँ आपका प्रश्नवाचक वाक्य होगा। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ठीक है ना। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब नेक्स्ट आपका लास्ट जो पार्ट आता है इसका वो आता है विस्मयादि बोधक वाक्य। तो देखिए विस्मयादि बोधक, आपने विस्मय शब्द को खूब सुना होगा, विस्मय बोधक। अब विस्मय बोधक का मतलब क्या होता है, विस्मय का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। क्या होता है, आश्चर्य, ठीक है ना। तो विस्मय बोधक वाक्य। अब विस्मय बोधक वाक्य में अगर अपन निकालें इसका तो इसमें निकलता है जिस वाक्य में विस्मय, आश्चर्य, खेद, हर्ष आदि का भाव हो, वहाँ विस्मय बोधक वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है, विस्मय बोधक वाक्य होता है ना। हुर्रे, इंग्लिश में आप हुर्रे ये शब्द कहते हो ना। तो अब मैं अगर इसी चीज़ को हिंदी में कहूँगा, विस्मय का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। और आश्चर्य को प्रकट करने वाले जो वाक्य होंगे या खेद को प्रकट करने वाले जो वाक्य होंगे वो किस में आएंगे, विस्मयादि बोधक में, ठीक है। अब विस्मयादि बोधक या विस्मय बोधक जो होंगे वो वाक्य कैसे होंगे, मैंने लिखा हाय, हाय के बाद मैंने क्या लगा दिया, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया, हाय। यह क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ दो भाव निकल रहे हैं, विस्मयादि बोधक के साथ साथ प्रश्न भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इससे हमको एक भाव स्पष्ट हो रहा है कि ये वाक्य किस में जाएगा, आपका विस्मयादि बोधक में, क्योंकि यहाँ हम जो है वो खेद को प्रकट कर रहे हैं। या मैंने लिखा वाह, वाह,
कितना सुंदर, वाह कितना सुंदर दृश्य है, दृश्य है। तो अब इसको अगर अपन वाक्य को देखें तो देखिए आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, विस्मय का भाव प्रकट हो रहा है कि वाह कितना सुंदर है, ओह कितने अच्छा है। तो ऐसी स्थिति जहाँ पे आ जावे वहाँ आपका कौन सा होवे, विस्मय आदि बोधक वाक्य होता है। तो आज जो हमने आपको है वाक्य बताए, वाक्य वो भी अर्थ के आधार पर बताए, अर्थ के आधार पर प्रत्येक वाक्य की परिभाषा आपको समझाई, परिभाषा आप बच्चों के अच्छी तरह से समझ में आई होगी, प्रत्येक का एक एक का उदाहरण भी आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रचना के आधार पर वाक्यों के भेद बताएंगे। तब तक आप अपना अध्ययन जारी रखें, पढ़ते रहें, है ना।